हेलो बच्चों, आपको पता है हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था 6th न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे बेस्ड है आपका। इसमें से हम लिबरलाइजेशन कर चुके हैं। आज हमें करना है प्राइवेटाइजेशन। क्या करना है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी देते हैं। पहले क्या होता था, कंट्रोल किसका होता था? पूरा ही गवर्नमेंट सेक्टर का होता था। पर प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के एरियाज़ को, काम को हैंडल करे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास रिसोर्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट सेक्टर उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया ताकि वो अच्छे से उस काम को करें। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है किसमें? ऑनरशिप में। और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसके ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन का मतलब फंक्शनिंग, काम को चलाने के लिए। तो इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉयल। इसका मतलब क्या है? लगातार गवर्नमेंट सेक्टर से विड्रॉल हो रहा है किसका? गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की ओनरशिप का। ये कब होगा? आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। सिर्फ आपने आउटराइट सेल दिए, सिर्फ चलाने के। जैसे मेट्रो का एग्जांपल आपके सामने है तो गवर्नमेंट का, पर उसको रन कौन कर रहा है? आपका प्राइवेट सेक्टर। विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप, बिल्कुल ही प्राइवेट हाथों में दे दो, गवर्नमेंट की ओनरशिप को वहां से निकाल लो मिक्स्ड एंटरप्राइज में से। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट में पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी पॉलिसी होती है जब हम क्या करते हैं, मार्केट से अपना पैसा वापस, यानी कि गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल वापस ले लेगी और सारा कंट्रोल किसके हाथों में दे देगी? प्राइवेट को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने जो भी अपने शेयर बेचे हुए थे, ठीक है, अब वो उसको अपने वापस ले लेगी। और वो किसके आर्ग्यूमेंट में रहती है? डिसइन्वेस्टमेंट के। तो इसी के लिए मेजर लिए जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? एक मीन्स टू मैनेज। ये फिस्कल डेफिसिट आता है ना। डिसइन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? जब मार्केट में क्या है? फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उसकी इनकम से। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया, चलो गवर्नमेंट सेक्टर को, उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हमने दिया। इसकी नीड क्या थी? तो नीड पढ़ते हैं हम। कह रहे नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अच्छे से अपने काम को नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से अब देखना है क्या क्या पुअर वर्क रहे। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वो स्टार्ट हुई थी सेकेंड ईयर प्लान में। ठीक है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई, उसने क्लियरली हमें दिखाया सिग्निफिकेंस, ग्रोथ दिखाई किसकी? पब्लिक सेक्टर की। इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट इट इज़ थ्रू द स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आया। वो कुड डाइवर्सिफाई कर सकते थे, पर अभी तक इतना हुआ नहीं। इट वॉज ऑन द अकाउंट ऑफ स्प्रेड, जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर फैलता जा रहा था तो हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था अंडरवेंट, यानी कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर ही नहीं पा रहे थे अच्छे से। पीपल शिफ्ट हो रहे थे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में अपनी लिवलीहुड के लिए, थोड़ा परसेंटेज, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब आया तो ये चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। ठीक है। तो ये हमने सोचा क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न्ड हो गए थे किसमें? सोशल डेड वेट में, यानी कि जो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे ना, उस टाइम पे ये लगा लो सोशल लाइबिलिटी बन के रह गए थे। कुछ नहीं था, डेड, कुछ था ही नहीं उनमें, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा था। पर उनको बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। आप प्राइवेट में आप अपना कोई बिजनेस खोलो, आपको लॉस हो रहा है, आप बंद कर दोगे अपनी मर्जी से, पर गवर्नमेंट में हम बंद नहीं कर सकते थे। तो वो तो लाइबिलिटी बनता जा रहा था। लीकेज, पिलफरेज, इस तरह की एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी आ रही थी, करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो हमने सोचा प्राइवेटाइजेशन बेटर है। 1991 में हमने डिसाइड किया कि हमने जितने भी अपने शेयर्स दिए हम प्राइवेट एंटरप्राइज को दे देंगे और रिप्लेस कर देंगे प्राइवेट एंटरप्राइज को, ओनरशिप भी दे देंगे। तो ये जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस लाने के लिए हमने क्या किया, जैसे नवरत्न वर टू बी रिटेन बाय पब्लिक सेक्टर के पास था, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, नवरत्न का बाद में कंपिटिटिव स्ट्रेंथ लाने के लिए उनको फ्रीडम दे दी प्राइवेट सेक्टर को कि आप हमारा प्रोडक्ट चलाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नवरत्न के, जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किए जाते हैं, बट हैं ये किसके? गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। आपका इसमें इंडियन ऑयल है, BSNL आपका है, भारत पेट्रोलियम है, IPCL, ये जितने भी हमारे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सारी आपको इसमें फुल फॉर्म भी दी हुई है। ये सारी प्राइवेट सेक्टर से काम करवा रही हैं, पर ये हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इस पेज पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं
आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे फिर आपको क्या दिया हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन का। तो इसमें देखिए फ़ायदा क्या हुआ। पहले तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुपरमेसी लाना, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। आपको भी पता है, आपने 3 प्रॉब्लम्स जब हमने की थी तो मैंने आपको कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन सब के बारे में बताया था। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वो तो सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो वो अपना आगे ग्रोथ नहीं कर पाती उसकी कंट्री, क्यों, वो बैकवर्ड एरियाज में ही लगा रहता है। पर जो कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको अपना फ़ायदा चाहिए। तो अगर अपने देश को हमें आगे बढ़ाना था तो हमने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, अपना 100% कमिटमेंट देंगे, अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाएंगे, कोई भी कंडीशन हो अपने वर्कर से काम करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क। प्राइवेटाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप वर्क करेंगे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। कंपटीशन इंड्यूस अपग्रेडेशन। देखो जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसमें कंपटीशन था नहीं, पर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो दोनों जगह काम करेगा, देश में भी और देश के बाहर में भी। जब कंपटीशन होगा तो अपने आप न्यू टेक्निक, मॉडर्नाइजेशन होगा, ग्रोथ होगी। प्राइवेट सेक्टर से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन। क्यों, गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट चला रहा है, गवर्नमेंट उसी पे टिका रहता है, गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। पर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रमोट करेगा। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अलग अलग प्रोडक्ट लेके आएगा मार्केट में। प्राइवेटाइजेशन क्या प्रमोट करता है, कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी, हायर डिग्री, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर ही है तो उसकी चॉइस और बेटर क्वालिटी भी वो उन्हें प्रोवाइड करता है। तो ये फायदे हो गए। कुछ नुकसान भी हुए थे। सोशलिस्टिक पैटर्न बिल्कुल पीछे रह गया था, थ्योरी रह गई थी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए देख रहा था, उसको सोशल सोसाइटी से कोई भी मतलब नहीं था। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट सामने आया, यानी कि अब सारा डिसीजन किसके हाथों में रह गया, कंज्यूमर के। कितना वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा रह गया, सारा मार्केट के सोर्सेज जो थे फ्री प्ले थे उनके ऊपर सब कुछ वो चीज़ रह गई थी। तो यानी कि लोगों के हाथ में उसकी पावर कहीं ना कहीं आ चुकी थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ये इस छोटा सा ही टॉपिक है, कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना LPG पॉलिसी ले लेंगे। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करने का मतलब सिर्फ चीज़ें मंगवाना या बेचना नहीं था, आप उनके देश में भी जाके, जैसे यहाँ पे MNC कंपनीज़ हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बाहर के, जैसे डोमिनोज है, ठीक है, KFC, ये सारी बाहर की कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो आपको डायग्राम दिखा हुआ, वर्ल्ड वाइड सारा आपस में मिक्सअप होना। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना इकोनॉमी को किसी दूसरी इकोनॉमी की कंडीशन के साथ, जहाँ पे आप इजीली बॉर्डर के पार जाके काम कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन क्या दिखाता है, एक प्रोसेस है जो एसोसिएट करती है किससे, कि आपका ओपननेस बढ़ रहा है, आप इंटरडिपेंडेंस हो रहे हैं आपस में, दो देश, काफ़ी सारे देश आपस में लिंक हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या एम किया, इंटीग्रेशन पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या चेंज आया कि इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि आपस में जुड़ाव बढ़ा दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हुआ, पहले रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई सर्विसेज क्या आएंगी, कितनी आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी नहीं आएगी इंडिया या बाहर की कंट्री से, वो रिस्ट्रिक्शंस हटी। कैपिटल टेक्नोलॉजी का फ्लो हुआ, बाहर से चीज़ें आई। ठीक है, एक जगह बैठ के दूसरी जगह बैठ के सारा आपस में कंट्रोल होता गया। क्लियर है। इसकी आउटसोर्सिंग का पढ़ लेना। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब अपने किसी स्पेशल काम के लिए हम किसी बाहर से किसी को बुलाते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आपको उसके बारे में सीखना है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट की गई थी, देखिए क्या क्या चीज़ें थी। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इक्विटी लिमिट, यानी कि हमारे देश में जो पैसा लगाना है, जो फॉरेन लोग पैसा लगाते थे पहले इन्वेस्टमेंट पे हमने कंट्रोल किया हुआ था, अब हमने उसकी लिमिट बढ़ा दी, भाई आप ज़्यादा पैसा हमारे देश में लगा सकते हो। ठीक है, तो लिमिट बढ़ा दी। इन्होंने बोला इक्विटी की लिमिट है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है वो बढ़ा दी गई थी। पहले आपका क्या था, 40% थी, पर हमने कहा 51 से 100% तक आप कर सकते हो। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, कुछ 47 इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 100% थी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। एंड रेड टेपिज्म, यानी कि वो आके यहाँ पे अपना काम टोटली कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग ट्रेडिंग हाउसेज हैव बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल। जो एक ट्रेडिंग हाउस थे उनको कैपिटल दी जाती थी पूरी 100% तक। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था इस चीज़ को देखने के लिए, यानी कि फॉरेन वाले आके अपना पैसा यहाँ पे लगाए, इस चीज़ का इन्होंने पूरा ध्यान दिया। फिर पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन अगर लाना है
तो हमें करेंसी को भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड लेके आए, रिमिटेंस ऑफ फैमिली एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें हमने दी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, सेल परचेज हुआ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी का मतलब दो देशों की आपस की करेंसी का एक्सचेंज होना, एक देश में दूसरे की करेंसी आना और जाना। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। इन कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन्फोर्स करती है किसको, लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल थे, वो हटा दिए गए ताकि कंपटीशन बढ़े। कुछ स्पेसिफिक गुड्स थे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते हमारी कंट्री में आए। फिर है टैरिफ हटा दिया गया। आपको पता है ना, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड में भी, कि टैरिफ बढ़ा दिया था उन्होंने, ताकि बाहर के देश वाले हमारे कंट्री में आके पैसा, मतलब यहाँ के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं अपनी चीज़ें ला के बेच के, तो टैरिफ में कमी कर दी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। भाई पहले ये था कि इतनी ही आइटम आ सकती हैं और इतनी जा सकती हैं, पर अब उस चीज़ पे भी रोक हटा दी गई थी। तो WTO और इसका इम्पैक्ट आप लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। वर्ल्ड ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्रीज़ को आपस में मिलके ट्रेड करवाती है, तो आप इसको स्टडी करेंगे। जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है, इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे क्या है। कोई पॉइंट इसका नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब अब बताओ, बेनिफिट बताओ और लूप होल्स बताओ, किसके, LPG पॉलिसी के। तो LPG पॉलिसी के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।